नमस्ते, सुप्रभात मेरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए जयपुर की तरफ आई हुई हूँ। तो बहुत सुबह उठ के मुझे लगा कि बिफ़ोर ये वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो, चलो मैं ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन और वो वाली स्थिति में थे, तो जो सेंटर ने डिसीजन मैरिटल रेप पे दिया, तो मुझे भी अपना व्यू पॉइंट देना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में अभी बात हो, क्योंकि ये एक चीज़ है जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां मुझे ऐसे बोलते हैं कि नहीं, इस लॉ की ज़रूरत है। हालांकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में पहले भी बना चुकी हूँ, पर फिर भी टाइम टाइम पे थोड़ी थोड़ी बात करने से वो अवेयरनेस बनी रहती है और स्प्रेड होती है। तो हम अभी इसी के बारे में बात करेंगे। तो केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप के लॉ पे ये कहा कि इससे क्या होगा कि विवाह संस्था जो है वो टूटेगी। ठीक है, मेरा थोड़ा सा डिफर है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू। विवाह संस्था को आप वैसे भी अभी बचा पाना बहुत मुश्किल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। लड़के लड़कियां दोनों आते हैं, धरातल पर काम किया है मैंने, बहुत ऑब्जर्व करती हूँ आसपास जो फैमिलीज़ हैं या मेरी अपनी फैमिली है उसमें कैसे जो नई शादियाँ हो रही हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। कहीं कहीं पे हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फैमिली की तरफ से बहुत प्रॉब्लम है। और प्रयास ये रहता है कि वो पूरी फैमिली बनी रहे, भले ही इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाए। तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कहीं कहीं पे कुछ और बातें हैं, कुछ अफेयर्स चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, या पहले का ही अफेयर है वो जो कंटिन्यू हो गया। तो इन सब का समाज ने और सरकार ने कोई इलाज तो सोचा है नहीं। ठीक है, तो जब इलाज नहीं सोचा है तो फैमिली संस्था को, विवाह को बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट नाउ सेव दी व्हाट डू यू से दी मैरिज सिस्टम और द फैमिली सिस्टम। और लोग बहुत खुश होते हैं जॉइंट फैमिली, मुझे तो लगता नहीं है वो काम भी करने वाला है इस समय। खैर, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे इस चीज़ में डिफर है कि सिर्फ मैरिटल रेप के आ जाने से लोग विवाह करना बंद कर देंगे। ऑलरेडी एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है यूथ में, बोथ मेन एंड वुमेन, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। कमिटमेंट का प्रॉब्लम आने लग गया है, कमिटमेंट फोबिक हैं लोग, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये न्यू एज वाले प्रॉब्लम्स हैं जिसको सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, समाज में तो खैर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मतलब मेरे उम्र के लोग भी शायद नहीं समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे फिर भी समझ में इसलिए आ रहा है कि बिकॉज मैं रोज़ लोगों से बात कर रही हूँ, यूथ से इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो चीज़ें और प्रॉब्लम्स और इश्यूज फिर भी समझ में आते हैं। तो चलिए ये रहने देते हैं कि केंद्र सरकार जो कह रही है कि मैरिजेस नहीं बचेंगी, वो वैसे भी नहीं बच रही हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा जो धोखा है ना, वो ये अपने राष्ट्रवादी पाते हैं बार बार। ये किसी महिला को एज अ आदर्श महिला प्रस्तुत करते हैं सबके सामने कि भैया ये हैं, और फिर वही महिला अचानक से फेमिनिस्ट निकल जाती है। तो आप लोगों के साथ संवेदनाएं हैं, नाम नहीं लूँगी किसकी बात कर रही हूँ, पर ये सभी जितनी भी राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी हैं, ये बहुत सरकार को गाली दे रही थी कि इन लोगों ने जो है ये लॉ नहीं आने दिया। नाउ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन, लॉज नहीं है क्या? सेक्सुअल वायलेंस के लिए डीवी लॉ है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमारे घरेलू हिंसा के अधिनियम में हर तरह की हिंसा को जो है वो डिफाइन करके और फिर उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। तो उसमें सेक्सुअल हिंसा भी है। इफ़ समवन इज़ डूइंग, ज़बरदस्ती अगर वो कर रहा है सेक्सुअल संबंध बनाने में, तो उसके लिए लॉ है। पुरुष के विरुद्ध है, मान लीजिए महिला कर रही है तो पुरुष के पास कोई लॉ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कवर्ड नहीं है। बाकी तलाक के 4 आधार हैं। आप ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपके ऊपर सेक्सुअल हिंसा कर रहा हो, उसके साथ क्यों ही रहना पसंद करेंगे, तो आप अलग हो सकती हैं। अब मैरिटल रेप में क्या करना चाह रहे थे ये लोग, क्रिमिनलाइज करके जेल भेजना। तो सच में जेल जाएंगे क्या? जैसे कि इन्होंने क्या किया था, 498 जो दहेज एक्ट था, अब तो बदल गया है, ठीक है, BNS हो गया है। उसमें इन्होंने क्या किया था, पहले लड़के जेल चले जाते थे दहेज एक्ट में, तो अब डर हो गया था। तो डर का पूरा बिजनेस बन गया। अगर आप डरोगे तो आप पैसे निकालोगे, तो ये वही यहाँ पे होने जा रहा था। अब आप देखोगे 498 में अरेस्ट बहुत कम हो गई, हालांकि वो तलवार लटकती रहती है, लोग फिर भी पैसे देके सेटल करते हैं। तो अभी इनको जेल भेजने में बेसिकली इंटरेस्ट नहीं है। लड़के जेल जाएंगे तो मेंटेनेंस कौन देगा, एलिमनी कौन देगा, कमाएगा कौन, टैक्सेस कौन भरेगा। जेल नहीं भेजना इनको सिर्फ एक ऐसा लॉ लाना है जिससे कि लड़के डरते रहें, घबराते रहें
और फिर वो पैसे खर्च करते रहे और लड़की की हर शर्त मान लें, क्योंकि वो कहेगी मुझे ये चीज़ चाहिए वरना मैं ये केस फाइल कर रही हूँ। तो आप मानोगे, क्योंकि अब आपके पास तो कोई और रास्ता नहीं है। एंड सेम चीज़ अभी भी हो ही रही है, मतलब बाकी घरेलू हिंसा के अधिनियम हो गया या CRPC 125 हो गया, जिसमें जो है गुजारा भत्ता मांगती है लड़की। तो लोग नहीं चाहते कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। तो इसीलिए वो एक नया लॉ ला रहे थे। ऐसा कोई आपको न्याय देने के लिए स्त्रियों को वो लॉ नहीं ला रहे हैं। और लड़कियों को भी इससे, स्त्रियों को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स जेल चले जाते हैं। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब ट्रिपल तलाक का जब कानून आ रहा था, तो जब ये हो गया कि ये कानून बना दिया जाएगा कि अगर आप ट्रिपल तलाक देते हैं तो फिर आपको जेल हो जाएगी, तो यही सेम फेमिनिस्ट, इनको ये प्रॉब्लम हुई कि अगर ये जेल चला जाएगा तो इस स्त्री पर पैसे कौन खर्च करेगा, इसको संभालेगा कौन, इसको गुजारा भत्ता कौन देगा, क्योंकि सरकार वो जिम्मेदारी तो नहीं लेगी ना। तो मैं बार बार कहती हूँ कि फेमिनिस्ट हो या सरकार हो, जो ये मिलके जो भी लॉ बनाने की कोशिश करते हैं, ये लॉ बनाने के बाद स्त्रियों को एक्चुअली अकेला छोड़ देते हैं। अब आपने हस्बैंड से झगड़ा कर लिया, अपनी फैमिली से भी झगड़ा कर लिया, अपने मायके की फैमिली से, हस्बैंड से भी झगड़ा कर लिया, ससुराल वालों से भी झगड़ा कर लिया। अब यही सो कॉल्ड फेमिनिस्ट आपकी मदद के लिए तो नहीं आएंगी, ना ही आपको जॉब दिलाएंगी, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलाएंगी। झगड़े इन्होंने सबसे करवा दिए आपके, ठीक है। तो अब ये इतनी सी बात अगर स्त्रियों की बुद्धि में बैठ जाए ना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ में वो राष्ट्रवादी जो जितनी भी राष्ट्रवादी स्त्रियाँ हैं जो फेमिनिस्ट बन जा रही हैं, उनके बारे में तो मेरा ये है कि वो सेम है। आई मीन अगर आप किसी भी राष्ट्रवादी को वैसे लेफ्टिस्ट स्त्री को देखेंगे जो फेमिनिस्ट हैं, वो और ये उनमें कोई डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन सारे मुद्दों पर उनके पास भी बुद्धि नहीं है सोचने के लिए, वो भी आपको एक अजीब रास्ता ही बताएंगे। तो बेटर ये है कि आप अपना माइंड लगाएं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ओहो स्त्रियों को तो छोड़ दिया गया है, उनके लिए तो इस बारे में कोई लॉ नहीं है, स्त्रियों के पास बाकी बहुत सारे लॉज हैं जो वो यूज़ कर सकती हैं। एज आई सेड, केंद्र सरकार कह रही है कि विवाह संस्था खत्म हो जाएगी, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि पुरुषों के लिए क्या कर रहे हो आप। आपका वोट बैंक पुरुष है, ठीक है, स्त्री है। अगर वोट किससे डलवाते हो आप? पुरुषों से। वोट बैंक पुरुष नहीं है, सॉरी, दैट वाज अ स्लाइट मिस्टेक। वोट बैंक आपका स्त्री है, ठीक है। पुरुषों से भी आप वोट स्त्रियों के मुद्दों से दिलवाते हो कि हम स्त्रियों के लिए ये योजना ला रहे हैं, मगर आप ये जो आपके लिए वोट दे रहे हैं, जाके जो टैक्स पे कर रहे हैं आपके लिए, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? और ये मैं पिछले 3 साल से इसी पे अटकी हुई हूँ। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि चेंज कैसे आएगा, यू हैव टू आस्क दोज क्वेश्चंस। हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या? तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि विवाह संस्था बच रही है या ना बच रही है। लड़के बच रहे हैं क्या? ये बचेंगे क्या हमारे पास? जैसा कि अभी हम पढ़ते रहते हैं, जिस तरह से सुसाइड रेट और ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है क्या कि हम लड़कों को, पुरुषों को बचा पाएंगे? मेरे लिए अभी के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरकार उस पर क्या कर रही है, इसका मुझे जवाब दिया जाए। विवाह संस्था अगर समाज चाहेगा तो बचेगी, लोग चाहेंगे तो बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वर्ल्ड वाइड लॉ है वो, उसके लिए बहुत काम करना है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है, ना लोग तैयार हैं। मैं सरकार को दोष ही नहीं दूंगी, सरकार में वही लोग बैठते हैं जाके जो यहाँ से जाते हैं, तो लोग भी तैयार नहीं हैं, उनके पास मुद्दों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो खाते कमाते सो जाते हैं रोज। दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग कि ये सब क्यों हो रहा है और उस पर काम कैसे करना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप विवाह संस्था बचा रहे हैं, नहीं बचा रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता। आप पुरुषों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, उस बात का मुझे जवाब दिया जाए। नमस्कार। अच्छा, लोग मुझसे पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे लाइव स्ट्रीम फिर से स्टार्ट करना चाहिए। मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, कोई अगर मुझे गाइड कर सकता हो तो बताएं। अब फिर से नमस्कार।